जांगी ने उनकी हरकतों को देखकर तुरंत उनकी मंशा समझ ली। तो तुम मेरा अटैक रोककर अपनी टीम को 9 स्टोरी डेमन टावर में घुसने का मौका देना चाहते हो? वो हल्के से मुस्कुराया। इतना आसान नहीं है। उसने एलियन स्पेस से एक छोटा काला बॉक्स निकाला जिस पर एक खोपड़ी बनी थी। जांग ये बहुत संभलकर उसे पकड़े हुए था, मानो गिर जाने पर कुछ भयानक हो सकता है। बॉक्स खोलते ही उसमें कुछ बुलेट्स दिखी जो दिखने में होली सिल्वर बुलेट्स जैसी थी, बस उन पर भी एक छोटा स्कल सिंबल था। जांगी ने एक बुलेट थंडर में डाली और सीधा डेमन टावर की ओर एम किया। गांव चांगकोंग और लांसलॉट को एम करना बेकार था। वो लोग गोली से बच सकते थे, लेकिन उनकी टीम नहीं। एक्शन के आदेश के साथ ही दोनों फैक्शंस, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और गरुड़ास, टावर की ओर बढ़ने लगे। जांगी ने एक को टारगेट किया और गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और बुलेट सीधे लैंडलॉक की ओर बढ़ी। लांसलॉट बीच में आ गया। उसके हाथ में प्रोटेक्शन शील्ड, ग्लैड और कॉन्क्वेस्ट स्वॉर्ड कॉनगर था। शील्ड ने बुलेट को ब्लॉक तो किया, पर साथ ही एक तेज व्हाइट लाइट चारों ओर फैल गई। लांसलॉट हवा में पीछे जा गिरा। टावर की दीवार में गहरा गड्ढा बन गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। क्या लांसलॉट भी जांगी की एक गोली नहीं झेल सकता? ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ा। जांगी की बुलेट्स अगर और चलीं, तो लांसलॉट या गांव घायल हो सकते थे। लांसलॉट को गुस्सा आया, लेकिन साथ ही एक एक्साइटमेंट भी। इस बुलेट में कुछ गड़बड़ है। गांव चांगकुंग बोला, इम्पॉसिबल। गन पाउडर की पावर से कोई बुलेट इतनी डैमेज नहीं कर सकती। लांसलॉट बोला, हो सकता है ये कोई स्पेशल वेपन हो। अपोकैलिप्स के बाद कई लोग हथियारों में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। सच यही था। जांग ये अपने पावर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी, वेपन्स और रिसोर्सेस पर भी इक्वली ध्यान देता था। ये खास बुलेट न्यूक्लियर बम टेक्निक पर बनी थी, जिसमें कैलिफोर्नियम एलिमेंट था। इसका एक ब्लास्ट 7 टन टीएनटी जितना होता है। इसकी कीमत करोड़ों में थी और जांग यी के पास सिर्फ 2 थी। वो कैल्म था। उसने दूसरी बुलेट चेंबर में डाली और एमिंग जारी रखा। ब्लैक चैरियट लेवल का एलियन ही इसे झेल सकता था। दूसरी ओर लांसलॉट और गांव परेशान थे। जांग ये टावर में घुसने नहीं दे रहा था और खुद भी अंदर नहीं जा रहा था। क्या वो फ्यूनरल मास्टर का वेट कर रहा है? गांव ने सोचा। जांग ये मीनवाइल सैंडविच खा रहा था, फुल सप्लाई के साथ, रिलैक्स पोजीशन में। लांसलॉट हंसा। अब और नहीं। बैटलफील्ड पर कंट्रोल दूसरों के हाथ में मुझे पसंद नहीं। वो बोला, गांव चांगकोंग, मैं जांगी को रोकूंगा। तुम बाकी टीम के साथ ट्रेजर ढूंढो। गांव चौंका, लेकिन बोला, थैंक यू, लेकिन तुम क्या चाहते हो बदले में? लांसलॉट बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गू मैन को होस्टेज चाहिए। गू मैन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। नो प्रॉब्लम, मैं लांसलॉट पर ट्रस्ट करती हूं। मॉड्रेड ने एक सिल्वर एक्सप्लोसिव कॉलर पहनाया और गू मैन ने उसे बिना डर पहना लिया। अब लांसलॉट तैयार था। उसने अपनी एबिलिटी स्वॉर्ड एंड शील्ड एक्टिवेट की और ब्लैक फ्लेम्स के साथ हवा में उड़ गया। जांग ये की ओर एक ब्लैक मीटियोराइट की तरह। जांगी ने उसे आते देखा और चौंक गया। ये मुझे क्यों फेस करने आ रहा है? गेम थ्योरी के अनुसार दोनों में से कोई भी अकेले सामने नहीं आता, पर लांसलॉट को ईगो और लड़ाई का थ्रिल पसंद था। वो किसी के गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो अपना गेम खुद बनाता है। लांसलॉट गुस्से में पागल हो गया और उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो जांग ही से सीधा मुकाबला करेगा। वो काले अंगारों जैसे जलते हुए मीटियर्स की तरह जांग ही की तरफ भागा। लेकिन जांग ही जानता था कि अगर वो लांसलॉट से उलझ गया, तो गांव चांगकोंग और उसके लोग 9 स्टोरी डीमन टावर में घुस जाएंगे और सब ट्रेजर लूट लेंगे। इसलिए उसने लड़ने की बजाय एस्केप करने का रास्ता चुना। उसने स्नाइपर राइफल पकड़ी और पल में गायब होकर डोम के नीचे प्रकट हुआ। लांसलॉट कैनन बॉल की तरह गिरा और आधी बिल्डिंग तबाह कर डाली। लेकिन जांग यी ने फिर से टेलीपोर्ट करके 9 स्टोरी डीमन टावर की तरफ छलांग लगा दी। लांसलॉट चाह कर भी उसकी स्पीड को पकड़ नहीं सका। गांव चांगकोंग अपनी टीम को टावर के अंदर ले जाने ही वाला था कि जांग ये टावर के ऊपर पहुंच गया। उसने हवा में हाथ हिलाया और ऊपर से ब्लैक स्पॉट्स गिरने लगे। पास से देखने पर पता चला कि ये हंड्रेड्स ऑफ हाई एनर्जी ग्रेनेड्स थे।
हट जाओ। गांव चांगकोंग को पीछे हटना पड़ा। आग और धमाकों की बारिश टावर के चारों ओर छा गई। जांगी के पास एक ह्यूज आर्मरी है और ये हथियार वैसे तो हाई लेवल इनह्यूमंस पर बेअसर हैं, लेकिन यहां मौजूद डेल्टा लेवल एलियंस के लिए खतरनाक साबित हुए। लांसलॉट गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हरामी कहीं का। वो जांगी के साथ एक दिल खोलकर फाइट करना चाहता था, लेकिन जांगी हर बार कैटफिश की तरह फिसल जाता था। जांगी ने ऊपर से ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं नहीं ले सकता डीमन टावर का खजाना, तो कोई और भी नहीं ले सकता। लांसलॉट ने चिल्लाकर पूछा, आखिर तू चाहता क्या है? जांग ही बोला, सिंपल है, मुझे टावर का ट्रेजर चाहिए। गांव चांगकोंग ने कहा, चलो आधा आधा बांट लेते हैं। जांग ही ने तंज कसते हुए कहा, इक्वल। मजाक कर रहे हो क्या? ये जमीन हुआशू नेशन की है। मैं किसी फॉरेनर को इसकी चीजें नहीं लेने दूंगा। गांव चांगकोंग की आंखों में पुरानी यादें चमकीं, पर उसने हार नहीं मानी। लांसलॉट और उसके लोग भी चिढ़ गए। ये डीमन किंगडम की जमीन है। जांगी ने कोल्डली कहा, तर्क नहीं चलता। मैं कह दूं कि ये मेरा है तो बस मेरा है। गांव चांगकोंग ने समझाया कि अंडरटेकर नाम का एक और खतरनाक बंदा आने वाला है, और तब तीनों का भी कुछ नहीं चलेगा। जांगी ने कहा, तो हट जाओ और मुझे टावर का सामान लेने दो। पर वो सब जांगी के अड़ियल रवैये से तंग आ चुके थे। जांगी का कहना था, या तो मुझे दो या कोई नहीं लेगा। तभी दूर से समुद्र में खून की लहरें उठीं और अंडरटेकर प्रकट हुआ, हाथ में डीमन किंगडम के हाई प्रीस्ट का सिर लिए हुए। उसने ऐलान किया, तुम्हारा राजा मर चुका है, अब डीमन किंगडम खत्म। ये सुनकर वहां के लोग चीखने लगे, कुछ तो जान भी दे बैठे। अंडरटेकर ने टावर की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग अभी तक ट्रेजर क्यों नहीं ले पाए? सबका गुस्सा जांगी पर फूटा। जांगी मुस्कुराया और बोला, मैं तो ले चुका। सब चौंक गए। तभी एक ह्यूज कैट डीमन उड़ता आया और उसकी पीठ पर बैठा एक मोटा चिंचिला एक ब्लैक जार जांग यी को पकड़ाता है। जांग ही ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए शाबाशी दी। सब हक्के बक्के रह गए कि बिना टावर में घुसे ये कैसे पॉसिबल हुआ। लांसलॉट गुस्से से दहाड़ा, तू धोखेबाज निकला, हम सबको बेवकूफ बनाया। गांव चांगकोंग ने सिर पकड़ लिया, तूने अभी तक असली और नकली में फर्क ही खत्म कर दिया। जांग ही ने कंधे उचकाकर कहा, पहले मैंने लिया, अब मेरा है। लांसलॉट ने गहरी सांस ली और जांग ही को धमकाया कि वो उससे बाद में जरूर भिड़ेगा, लेकिन अभी उसके पास और काम है। जांग ही ने हंसते हुए कहा, जब फुर्सत होगी जरूर। अंडरटेकर ने अब असली खतरे की तरफ इशारा किया। असल में ये टावर तो सिर्फ सैक्रिफिशियल ऑल्टर है, असली डीमन एबिस इसके नीचे छिपा है। उसने एक एंशंट डीमन सबड्यूइंग पेस्टल निकाला और गोल्डन लाइट के साथ टावर पर फेंका। टावर धड़ाम से गिर पड़ा। डेमन किंगडम की 9 मंजिला डेमन टावर, जो 1000 सालों से खड़ी थी, अंडरटेकर के अटैक से आधी से ज्यादा तबाह हो गई। पत्थरों के साथ कई लाशें नीचे लुढ़कने लगीं। थोड़ी ही देर में एक बड़ा गड्ढा सबके सामने आ गया। जो सीन नजर आया, उसने झांगी और बाकी लोगों की नजरें रोक लीं, क्योंकि उस डेमन टावर के नीचे एक बहुत बड़ा काला और बेसिर पैर का एबिस था। लेजेंड कहती है कि डेमोनिक लोगों की पावर इसी डीमोनिक एबिस से आती है। डेमन किंगडम ने इस ऑबिस के ऊपर ही सैक्रिफाइसेस के लिए ये टावर बनाया था। झांगी को वो जार याद आया जो टोटोरो चुरा ले गया था। शायद उसके अंदर था सोर्स ऑफ गॉड। वो स्टार आइलैंड की फॉगी वैली को याद करता है, जहां उसे सोर्स ऑफ गॉड मिला था। सोर्स ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस जितना पावरफुल नहीं है, ये बस जेनेटिक लॉक खोलने की तरह काम करता है। झांगी अब सब कुछ जोड़कर एक थ्योरी बनाने लगा। शायद सोर्स ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस से अलग किया गया पार्ट है। अंडरग्राउंड ट्राइब्स को इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये डेमन किंगडम को दे दिया। इसी से शायद डेमन किंगडम में दो इप्सिलॉन्स पॉसिबल हो पाए, एक बूढ़ा मरने के करीब और एक जवान। इससे डेमन किंगडम की फाइटिंग पावर बनी रहती थी, और ये शायद सैक्रिफाइसेस और गेट कीपिंग दोनों रोल्स निभाते थे। गरुड़ा और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के लोग भी अब इसको देखकर एक्साइटेड थे। बस यही तो चाहिए था हमें। डेमन किंगडम तो बहाना था, असली टारगेट था यही अबिस।
किसी भी सीक्रेट रियलम की डिस्कवरी किसी भी देश के लिए जैकपॉट से कम नहीं होती। जैसे चिनलिंग एबिस ने शेंगजिंग रीजन को एक सुपर पावर बना दिया। ऐसे रियलम्स में खतरा तो है, लेकिन रिवॉर्ड भी ह्यूज है। अंडरटेकर ने आबिस की तरफ देखा, मुस्कुराया और सबको प्रणाम कर अंदर छलांग लगा दी। उसके पीछे डेजी और बाकी मॉन्क्स भी चले गए। सिर्फ कुछ सैनिक पीछे रह गए, बाकी डेमन किंगडम की बची कुची ताकत साफ करने। अब झांगी और बाकी गुटों के सामने सवाल था, जाएं या रुके। गांव चांगकोंग ने फैसला किया, आ ही गए हैं, चलो देख लेते हैं। लांसलॉट झांग यी की तरफ देखता है, जो बिल्कुल कॉल्म था। तू क्यों नहीं जा रहा केओस? मैं बिना तैयारी के कुछ नहीं करता, झांग यी ने कॉलमली जवाब दिया। नाइट्स को झांग यी पर शक था, कहीं ये बैटलफील्ड पर जाकर लूट तो नहीं रहा। गालाहैट हंसते हुए बोला, ये तो लूट करने निकला है। और फिर नाइट्स भी ऑबिस की तरफ बढ़ गए। डेमन किंगडम के लोग बिना मर्सी के मारे जा रहे थे। झांगी ने इस स्लॉटर में हिस्सा नहीं लिया। वो सीधे लियांग युए और बाकी लोगों को ढूंढने गया। वो लोग डेमन किंगडम के टेंपल में सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और डेटा इकट्ठा कर रहे थे। झांगी ने कहा, अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सब बाहर निकलो। उसने अपनी एलियन स्पेस एबिलिटी से पूरा टेंपल ही हवा में उठा लिया और गायब कर दिया। सभी हैरान रह गए। झांग ही बोला, अब इस शायद अंडरग्राउंड ट्राइब का एंट्रेंस हो। पहले लोग अंदर जा चुके हैं, अगर कोई खतरा होगा तो वो उनका सामना करेंगे। चलो, हमें भी निकलना होगा। सभी तैयार हो गए और कोलैप्सर टावर के पास पहुंचे। झांगी ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और डेंजर चेक किया। सब सेफ लगा तो वो सब कूद गए, पर अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। व्हाइट फॉग, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास और सूरज की रोशनी। झांग ये अलर्ट हो गया, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ऐसा ग्रीन ग्रास पॉसिबल नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी सामने से एक आवाज आई, रिलैक्स करो दोस्तों। फॉग हटी। सामने एक लड़का नजर आया जो डाइस से खेल रहा था। झांग यी को वो लड़का याद नहीं था, पर उसने झांग यी का असली नाम लिया। मतलब वो उसे पहले से जानता था। तुम गांव चांगकोंग की टीम से हो? यस, पर वो यहां नहीं है। मैं बस आपको लेने आया हूं। झांग यी ने पूछा, तू है कौन? लड़का बोला, मार्शल आर्ट्स एरिना याद है? वू दी के साथ फाइट की थी। तुरंत झांग यी को याद आया, ये वही बंदा है जो कूप में मदद कर रहा था और ब्लिजार्ड सिटी से सबको बचा ले गया था। मार्शल आर्ट्स फील्ड, जो कभी सोंगनान डिस्ट्रिक्ट में एक रहस्यमयी जगह मानी जाती थी। यानवुचांग का असली नाम था बाटू। उसकी एबिलिटी स्पेस सिस्टम से जुड़ी थी। वो स्पेस का साइज कंट्रोल कर सकता था और दूसरों को रोकने की ताकत रखता था। इसी वजह से जब वो ब्लिजार्ड सिटी में था, उसे ट्रेनिंग ग्राउंड का इंचार्ज बना दिया गया था। बाद में गांव चांगकोंग उसे मिला। गांव के लिए किसी हारे हुए इंसान को अपनी टीम में लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मार्शल आर्ट्स फील्ड तो वैसे भी एक लॉजिस्टिक्स पोजीशन थी, जबकि गांव उसे एक ऊंचा प्लेटफॉर्म दे सकता था। फिर बाटू गांव के साथ भारत गया और उसकी टीम गरुड़ ग्रुप में शामिल हो गया। अब उसका कोड नेम था तुशिता हेवन। झांगी ने कभी उसे नहीं देखा था, लेकिन बाटू झांगी को अच्छे से जानता था। उसने कहा, हम पुराने जानकार हैं। भले ही तुमने मुझे कभी देखा नहीं, पर मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। हम दोनों ही रेयर स्पेस टाइप हैं और मैंने तुम्हारे डेटा पर काफी रिसर्च की है। झांगी ने ताना मारते हुए पूछा, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो गांव चांगकोंग मुझसे हारा कैसे? बाटू ने जवाब दिया, हार शायद, लेकिन उसने तुमसे सीधे नहीं हारा। उसकी प्लानिंग तुमने बिगाड़ दी। बात बढ़ती इससे पहले ही बाटू ने हवा में एक डाइस फेंका, जो ऊपर जाकर बिल्डिंग जितना बड़ा हो गया और गिर पड़ा। लेकिन लियांगयुए ने एक ही पंच में उसे दूर फेंक दिया। झांगी ने चुपचाप तलवार खींची और वार किया, लेकिन बाटू का शरीर ऐसे गायब हुआ जैसे कोई इल्यूजन हो। तभी उसने आसमान की तरफ इशारा किया, एक डाइस और है। अचानक पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। वे अब एक सुनसान, डरावने हॉस्पिटल वार्ड में थे। खिड़की से बाहर ग्रे आसमान, टूटी व्हीलचेयर और एक सूखा पेड़ दिख रहा था जिस पर झूला लटक रहा था। झांगी ने कहा, यह शायद मार्शल आर्ट्स फील्ड की अलग डायमेंशन है। दीवार पर खूनी अक्षरों से लिखा था,
मैड हाउस गेम रूल्स। एक, वार्ड में कई मानसिक रोगी हैं जो जीवित इंसानों पर अटैक करेंगे। दो, अगर वो तुम्हें देख लें तो उनकी आंखों में आंखें डालो, वो शांत हो जाएंगे। थ्री, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पर तुम्हें फ्रीज कर सकते हैं। चार, सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय करो या 24 घंटे तक सरवाइव करो। यांग शिनशिन ने कहा, यह एक रूल बेस्ड एबिलिटी है। ये एबिलिटीज शर्तों पर आधारित होती है। अगर शर्तें पूरी हों तो बहुत ताकतवर होती हैं, वरना बेकार। जहांगीर ने नियम तोड़ने की कोशिश की। उसने तलवार से खिड़की काटनी चाहिए, पर डिस्टेंस इन्फिनिट होता गया। जब उसने स्पेस पावर से बाहर निकलने की कोशिश की, तब भी वो वहीं का वहीं रहा। उसने अपनी पूरी वॉइड पावर लगाकर स्पेस फाड़ने की कोशिश की। पूरी दुनिया हिल गई, पर कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। यांग शिनशिन ने समझाया, इसका मकसद हमें मारना नहीं, रोकना है। ट्रैपिंग इसका मेन स्किल है। हमें रूल्स तोड़ने की तरकीब ढूंढनी होगी। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये मेंटल पेशेंट्स असल में हैं क्या। पागल खाना बहुत बड़ा था। कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ अंधेरा और डरावना माहौल था, जैसे इसका कोई एंड ही नहीं। झांगी ने कहा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर जाकर क्लूज ढूंढने होंगे। रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ के सारे मेंटल पेशेंट्स को खत्म करना होगा, तभी गेम खत्म होगा। तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसने सेनलुओ वानशियांग की पावर से सबको एक प्रोटेक्शन जोन में ले लिया, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। यांग शिनशिन झांगी के पास ही थी। टीम में सबसे स्मार्ट वही थी। इस जगह के रूल्स को तोड़ने में उसी की हेल्प चाहिए थी। बाहर निकले तो सामने तीन रास्ते थे, आगे, बाएं और दाएं। तीनों तरफ लंबे कॉरिडोर थे और हर तरफ बंद दरवाजे। लाइट बहुत वीक थी। 10-15 मीटर दूर सब कुछ काले धुंध में गायब हो जाता था। झांगी ने स्पेस ट्रैवल ट्राई किया, लेकिन हर बार स्पेस खींचता ही चला जाता। यानी यहां शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ऐसे तो हमें शायद कभी एंड ना मिले, उसने कहा। पर अच्छी बात यह थी कि टीम में कोई मूवी जैसा बेवकूफ नहीं था जो बोले कि सब अलग अलग होकर क्लूज ढूंढो। सबको डर लग रहा था। झांग इस सब का मैन सपोर्ट बन गया था। उसके बिना बाकी लोग शायद बाट्टू के हाथों मारे जाते। पर अगर हर रूम चेक करना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, जो केयर ने डरते हुए कहा। यांग शिनशिन ने कामली बोला, और वॉल पर जो रूल लिखा था वो याद है, यहाँ के पागल लोग खुद हम पर अटैक करेंगे। यानी अगर हम बाहर निकले तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। चलो, झांग ही बोला और वो बाएं मुड़ गए। क्यूंगदा और उसके एलियन सोल्जर्स टीम को घेरकर वेपन्स के साथ कॉशियसली आगे बढ़े। हर रूम खोलने पर अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी पर्दे हिलते थे, पर कोई नहीं दिखा। ऐसे ही कई रूम्स चेक करने के बाद झांगी को कुछ फील हुआ। माइंड फील्ड ने सामने से एक फ्लक्चुएशन पकड़ा। रुको! उसने चिल्लाकर सबको रोका और डार्कनेस की ओर गन तानी। कुछ वहां से कॉर्नर के पास ब्लिंक करता हुआ गुजरा। पीछे चलो, कहकर झांगी भागा। उसने देखा, एक जाइंट ब्लैक स्कल फ्लेम के साथ उसकी तरफ आ रहा था। झांगी ने टाइम वेस्ट नहीं किया। राइट हैंड की स्वर्ड से तगड़ा अटैक किया। सारा हॉलवे हिल गया। यप्सिलॉन। झांगी को इंस्टेंटली समझ आ गया कि अटैकर बहुत स्ट्रांग था, शायद उसी लेवल का जैसा वो खुद है। लेकिन जब स्मोक हटा तो सामने लांसलॉट और उसके नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल खड़े थे। तुम यहां कैसे? दोनों एक साथ बोले। झांग ही हंस पड़ा, तो हम ही अकेले ट्रैप में नहीं फंसे हैं। असल में गांव चांगकोंग ने प्लान बनाया था, अपने बंदे बाटू से पावर यूज करवाकर बाद में आने वालों को ट्रैप करना। लांसलॉट भी समझ गया कि झांगी उनका दुश्मन नहीं है। अब सबसे जरूरी है बाहर निकलने का तरीका ढूंढना, लांसलॉट बोला। एग्रीड, झांगी ने कहा। यांग शिनशिन ने फौरन बोला, 1 मिनट, क्यों ना हम कून ऑपरेट करें। लांसलॉट पहले यहां आ चुके थे, तो शायद उनके पास ज्यादा इन्फो थी। कैसी कून ऑपरेशन? लांसलॉट ने पूछा। यांग शिनशिन बोली, ये एक रूल बेस्ड गेम है। जब तक हम लूप होल ना ढूंढे, बाहर नहीं निकल सकते। सेपरेट होकर इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्फो शेयर करते हैं। लांसलॉट ने एग्री किया। फिर सब एक कमरे में जाकर अब तक मिली जानकारी शेयर करने लगे। यहां एक क्रीचर है जो डायरेक्ट अटैक करता है और उसे मारना पॉसिबल नहीं है।
बस अगर कोई उसे देख रहा हो तो वो मूव नहीं करता। लांसलॉट ने कहा, उसे सिर्फ घूर कर रोका जा सकता है। यांग शिनशिन ने कहा, तो हमें खुद रूल्स डिस्कवर करने होंगे, जैसे गेम में होता है। फैटी सू को डर लग गया क्योंकि ये गेम नहीं, असली जान का मामला था। झांगी ने नोटिस किया कि लांसलॉट के सोल्जर्स शायद अपने प्राइवेट गार्ड्स को सैक्रिफाइस करके बचते रहे हैं। कांटेक्ट में रहेंगे, कोई धोखा नहीं, लांसलॉट ने कहा। हमारी जरूरतें अभी सेम हैं, यांग शिनशिन ने कामली जवाब दिया। इसके बाद दोनों टीम अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ गई। तभी जांगी की टीम को एक जाइंट ह्यूमनॉइड क्रीचर दिखा। 2 मीटर लंबा, ममी जैसा शरीर और सिर की जगह एक ग्लोइंग ब्लैक बॉल। जांगी ने बिना देरी गोली चलाई, पर बुलेट उसकी बॉडी से ऐसे गुजर गई जैसे पानी हो। ये वही क्रीचर है जो लांसलॉट ने बताया था, यांग शिनशिन ने कहा। जांग यी ने और भी अटैक्स किए, सब फेल हुए। यहां तक कि उसने उसे दूसरी डायमेंशन में भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं। स्टॉप, यांग शिनशिन ने कहा, इस पर कोई अटैक काम नहीं करेगा। फिर उसने एक सोल्जर से कहा, तुम इसे घूरते रहो। वो बहादुर सोल्जर क्रीचर को घूरने लगा। बाकी सब धीरे धीरे पीछे हट गए। तभी जब सोल्जर ने एक बार पलक झपकाई, वो शैडो अचानक उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। एकदम ब्लैक क्रीचर जिसकी बॉडी तो ह्यूमन जैसी थी, लेकिन सिर पूरी तरह ग्लोइंग बॉल था। जांगी को चिल्स आ गए, कोई मूवमेंट नहीं था, पर यह शैडो ब्लिंक में सामने आ गया था। ये टेलीपोर्ट कर गया, स्पेस में कोई रिपल नहीं आया। वो चौंका। क्रीचर बस चुपचाप खड़ा सोल्जर को घूरता रहा, और सोल्जर डर के मारे जड़ हो गया। पीछे मत देखना, झांगी चिल्लाया, पर शायद अब देर हो चुकी थी। जैसा कि उम्मीद थी, सोल्जर पर शैडो अटैक करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। झांगी चौंका। कहा तो गया था कि अगर वो चीज नजर से हटे तो हमला करती है। यांग शिनशिन ने शांत स्वर में कहा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी खास इंसान की नजर चाहिए, बल्कि देखा जाना ही जरूरी है। अब वो हमारे सामने है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। पीछे खड़े लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। क्योंगडा बोला, इतने सारे लोग हैं, अब तो हम सेफ है ना। यांग शिनशिन ठंडी आवाज में बोली, हमारा गोल सिर्फ अटैक से बचना नहीं, इन्हें खत्म करना और यहां से निकलना है। तो अब क्या करें, क्योंगडा ने पूछा। चलो, यांग शिनशिन ने सभी को इशारा किया, मतलब उसे अकेला छोड़ दे। हाँ, झांग यी ने कहा, जो ये कह रही है वही सही है। रूल्स को समझने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट्स जरूरी है, और क्योंगडा की टीम इसके लिए परफेक्ट थी। सभी पीछे हटे, हर डायरेक्शन में नजर रखते हुए। वो सोल्जर अकेला डर के मारे जड़ हो गया। काफी देर तक शैडो हिला तक नहीं। उसने धीरे से धक्का दिया, वो एक स्टैच्यू की तरह अड्डा रहा। तभी क्योंगडा ने रेडियो से पूछा, अब क्या करें? सोल्जर ने जवाब दिया, ये हिलता तक नहीं, मैं क्या करूं? यांग शिनशिन ने कहा, अब इसे जो करना है करने दो। डर के मारे सोल्जर ने आखिर में दौड़ लगा दी, और अगले ही पल वो गायब हो गया। यांग शिनशिन और झांग ही भागे, बट वहां पहुंचने पर देखा 2 शैडो खड़े थे। क्या एक शैडो किसी को मारकर नया बना देता है? झांग ही बोला। यांग शिनशिन बोली, अब अगर हमें इन्हें रोके रखना है तो 2 लोगों की जरूरत होगी। गलती हुई तो 4 बन जाएंगे। फैटी शू बोला, सभी मिलकर इन्हें घूरते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यू फुल हो गया है क्या? अंकल यू चिल्लाया। 24 घंटे 7 दिन कौन घूरेगा? और क्या पता बाकी हॉस्पिटल में और भी मॉन्स्टर्स हो। इसी दौरान पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। 2 और शैडो आ चुके थे। ये खुद ही इंसानों को ढूंढते हैं, झांग ही बोला। हम ना मार सकते हैं ना भाग सकते हैं, अब क्या करें? फैटी शू घबराया। तभी जो केयर बोली, एक आइडिया है, क्यों ना इन्हें आपस में फेस टू फेस करा दे। ओह, झांगी बोला, गुड आइडिया। लेकिन यांग शिनशिन ने कहा, तुमने देखा, इनके पास आंखें ही नहीं है। जो ने देखा, वो बस एक ब्लैक शेप थे, बिना फेस के। गेम डिजाइनर बहुत स्मार्ट था, कोई लूप हॉल छोड़ा ही नहीं। दूसरी ओर नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की टीम 20 से ज्यादा सोल्जर्स खो चुकी थी। लैंडमालॉक बोली, अब इनसे फाइट करना यूजलेस है, हमें इन्हीं से इनका एंड करवाना होगा। 2 शैडोज को आमने सामने रखो, लांसलॉट ने कहा।
शायद रूल्स कन्फ्लिक्ट करे। टीम ने 12 प्लस शैडोज को सर्कल में खड़ा किया। सब पीछे हटे और उन्हें एक दूसरे को देखने दिया। थोड़ी देर बाद एक सोल्जर चेक करने गया और देखा सब शैडोज उसी तरह खड़े थे, उसे घूरते हुए। प्लान फेल हो गया। तभी टीम के बीच एक नया शैडो आ गया। ये कब आया? उस सोल्जर की चीख गूंज उठी और एक नई शैडो वहां बन गई। अब हर तरफ शैडोज थे, हर एक को घूरते रहना था। बट अब पैनिक फैल चुका था। मॉड्रेड ने जमीन पर हाथ रखकर कीचड़ जैसा स्वैम्प बनाया। ग्रीन नाइट ने वाइन सुगाई जो दीवार को ब्लॉक कर दे। रन! मॉडरेट चिल्लाया। सब एक फ्लोर नीचे पहुंचे, बट वहां भी शैडोज थे। पीछे आगे हर ओर ब्लॉकेज और मॉडरेट बोला, साला ये पूरा एक ट्रैप है। नाइट्स ऑफ राउंड टेबल की प्लानिंग फेल हो गई। ऊपर से और लोग मारे भी गए। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं थी। असली खतरा तो ये था कि जो लोग मरे वो ब्लैक शैडो में बदल गए। अब असाइलम के अंदर ब्लैक शैडोज की संख्या और भी बढ़ गई थी। लांसलॉट बहुत परेशान था। आखिर उसने सब कुछ यांग शिनशिन को बता दिया। अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उन्हें दूसरे टीम की हेल्प लेनी ही थी। यांग शिनशिन को लांसलॉट का मैसेज मिला तो उसे यकीन हो गया कि उसकी थ्योरी सही है। झांगी ने सबको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया, कोई भी मूवमेंट न करे और हर डायरेक्शन पर नजर रखे, यहां तक कि सीलिंग और फ्लोर को भी इग्नोर न करे। यांग शिनशिन सोच में डूब गई। नॉर्मल अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा, पर रूल 3 कहता है कि गेम तभी एंड होगा जब सारे साइकोपैथ्स मरेंगे। यानी इन्हें खत्म किया जा सकता है, बस तरीका सही चाहिए। उसी वक्त बातू की आवाज फिर से गूंजी, डरने की जरूरत नहीं है। मेरा काम सिर्फ 24 घंटे तक तुम्हें रोकना है। टाइम होते ही सब कुछ गायब हो जाएगा और जो असिमिलेट हुए हैं वो मरे नहीं है। सबने ऊपरी तौर पर गुस्सा दिखाया, पर दिल से थोड़े रिलैक्स हो गए। झांगी ने वार्निंग दी, ये एक चीप साइकोलॉजिकल ट्रिक है। एनिमी की बातों पर भरोसा मत करना। अब ये लॉजिकल गेम तो यांग शिन शिन ही क्रैक कर सकती थी। वो सडनली उठी और बोली, पीसेस जुड़ रहे हैं, बस कुछ और चीजें वेरीफाई करनी है। आगे रास्ता 2 ब्लैक शैडोज ने रोक रखा था। यांग शिनशिन के पीछे एक ह्यूज एंजेल की छाया बनी। 6 विंग्स वाला आर्केंजेल, 3 रंगों में, रेड लव, ब्लू पनिशमेंट, ब्लैक हेट्रेड। उसका कोड नेम था एंजेल ऑफ डिजायर, जो लोगों के इमोशंस पर असर डाल सकता था। अगर ये सब रूल सिस्टम से बने हैं तो रूल सिस्टम से ही इन्हें हराया जा सकता है। उसने एक एरो ब्लैक शैडो पर चलाया और कहा, कम ओवर। पर 3 बार कहने के बावजूद शैडो हिला तक नहीं। झांगी बोला, सीम्स उनकी रूल पावर ज्यादा स्ट्रांग है। यांग शिनशिन ने कहा, एग्जैक्टली ये उनकी टेरिटरी है, लेकिन मुझे देखना है कि मेरी पावर का उन पर कितना असर है। उसने झांगी से कहा, अपना डायमेंशनल गेट खोलो। प्लान ये था कि शैडो खुद गेट में एंटर करे और ट्रैप हो जाए, पर मैं ये भी टेस्ट करना चाहती हूं कि मेरी एरो ऑफ लव का असर क्या है। एरो जिससे भी लगेगा वो यांग शिन शिन को हर्ट नहीं करेगा। झांगी ने उसे एक क्यूब बैरियर में रैप कर दिया। यांग शिन शिन ने आईज बंद की। शैडो सामने आया पर अटैक नहीं किया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। क्यूपिड्स एरो से एक सोल्जर और शैडो को शूट किया। रिजल्ट, शैडो सोल्जर के पास आया पर अटैक नहीं किया। झांगी बोला, सो रूल्स टकरा रहे हैं। एक कहता है दिखते ही अटैक करो, दूसरा कहता है नेवर हर्ट। इससे शैडो कंफ्यूज हो गया और वहीं फ्रीज कर गया। सब खुश हो गए, पर जो केयर बोली, हमारा गोल है इसे डिस्ट्रॉय करना और एसाइलम से निकलना। तभी पीछे से आवाज आई, शैडोज आ गए हैं। अब हर डायरेक्शन से ब्लैक शैडोज आ रहे थे, दीवारों पर भी। यांग शिनशिन ने अंदाजा लगाया, लगता है नाइट्स फिर से फेल हुए और उनके लोग असिमिलेट हो गए। वो सब लांसलॉट को बताया, पर अपनी पावर्स रिवील नहीं की। झांगी ने पूछा, शिनशिन कितने एरोज ऑफ लव तुम और बना सकती हो? 10, उसने कहा। क्लियरली काफी नहीं थे। तभी यांग शिनशिन को एक प्लान सूझा, सारे शैडोज को एक जगह इकट्ठा करो। क्यूपिड्स एरो से बाउंड शैडोज सोल्जर्स को फॉलो करते हैं, तो उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में जमा कर दिया गया। फिर यांग शिनशिन ने कहा, एक कैमरा चाहिए। झांगी ने अपना वीडियो रिकॉर्डर दिया। उसने समझाया,
शैडोज ऑब्जर्वेशन से कंट्रोल होते हैं। अगर कैमरा से उनकी लाइव इमेज ब्रेन को भेज दी जाए तो ह्यूमन ब्लिंक भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड्स सोल्जर के ब्रेन से कनेक्ट किए गए और कैमरा चालू किया गया। अब शैडोज मॉनिटर में कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहे थे। कोई चांस नहीं कि वो अटैक करे। सबने बाहर आकर देखा सोड तो शैडोज अब मूव नहीं कर रहे थे। डन, झांगी ने कहा। यांग शिनशिन मुस्कुराई। अब हम एलिमिनेट करने का तरीका सोच सकते हैं। अंकल यू बोला, तुमने लांसलॉट को हेल्प क्यों किया? यांग शिनशिन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने इस गेम के रूल्स काफी हद तक समझ लिए हैं। बातों की एबिलिटी सिर्फ ट्रैप करना है, किल करना नहीं। तो जितने ज्यादा लोग सोचेंगे उतना बेटर चांस होगा बाहर निकलने का।